नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का हिस्सा है उसमें हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे। मैंने आपसे कल बताया था कि 16 महाजनपद हम लोग पढ़े और उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। फिर हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण ये आज का वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, लेकिन चलिए यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया। ईरानियों ने, ठीक है, ईरानी जो हैं उन्होंने किया। और ईरान का अगर पूछा जाए इस तरीके से कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो वहाँ ईरानियों ने। अच्छा, ईरानियों में भी कौन था, वंश कौन सा था, तो ईरानियों का हखामनी वंश का हखामनी वंश। हखामनी वंश भाई, विकल्प में ईरानी भी दे सकता है, विकल्प में हखामनी वंश भी दे सकता है, तो आपको तो सबके लिए तैयार रहना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस राजा ने किया, उस शासक का नाम क्या है, तो वो है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय, सेकेंड। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि इसने आक्रमण तो किया, लेकिन ये आक्रमण कैसा रहा, सफल कि असफल, ध्यान रखिएगा, ये आक्रमण असफल रहा। ठीक है, अच्छा, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया, भाई भारत पे पहला सफल आक्रमण किया दरिया बाहू ने। दारा, देखिए, दरिया बाहू या डेरियस प्रथम, इसी को कहेंगे दारा प्रथम भी लिखा हुआ है। अब देखिए, नाम तो इसका डेरियस है, लेकिन हिंदी में क्या किया गया है कि दरिया बाहू बोल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कोई बात नहीं है। इसका आक्रमण क्या रहा, इसने किया सफल आक्रमण, ये भी ईरानी ही है ना। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने। अगर वंश को पूछा जाए तो हखामनी वंश, व्यक्ति को पूछा जाए तो साइरस द्वितीय, अगर पूछा है कि पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो वो दरिया बाहू का या डेरियस प्रथम का या दारा प्रथम का। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके लिए विशिष्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो ईरानी हैं उनके आक्रमण से खरोष्ठ लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, खरोष्ठ लिपि, खरोष्ठी, ये आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको मौर्यों में भी ये शब्द सुनने को मिलेगा, खरोष्ठ लिपि। ठीक है, ये क्या है कि ईरानी लिपि है आरमेइक, उसका ये थोड़ा सा बिगड़ा स्वरूप है कहें तो, और कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, खरोष्ठ लिपि, ये इस पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जो देखना है यहाँ पर, वो देखना है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। यूनानी आक्रमण देखते हैं। यूनानी आक्रमण, देखिए, भारत पर यूनानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ, सिकंदर। ठीक है, इसी को देखिए अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर। अब वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, दारा और दरिया, डेरियस और दरिया बाहू वाला, तो वही मामला यहाँ पर भी है, सिकंदर और अलेक्जेंडर वाला। ठीक है, अच्छा, इनके जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व,
ईसा पूर्व ईस्वी, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो क्रम से देखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ। सिकंदर के पापा कौन थे, क्या नाम था? पापा का नाम फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड। इनके गुरु का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है भाई ये सब, अरस्तु। ठीक है। इनके सेनापति का क्या नाम है? सेनापति का क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इसके घोड़े का नाम क्या था? इसके घोड़े का क्या नाम था? तो बुकेफ्ला। इसके घोड़े का नाम था बुकेफ्ला, बुकेफ्ला। ठीक, बुकेफ्ला। भारत में जब आक्रमण उसने किया तो किस नदी को क्रॉस नहीं किया, किस नदी के तट पर रुक गया? जिसकी सेना रुक गई कहाँ? तो व्यास नदी के को उसने पार नहीं किया, पार नहीं कर पाया। ठीक है, उसको पार नहीं कर पाया। सिकंदर की लड़ाई आपको मालूम होगा पोरस से हुई, पोरस से। ठीक है। किस नदी के तट पर? तो याद रखिएगा वितस्ता यानी झेलम नदी के तट पर। ठीक, झेलम नदी के तट पर। एक मिनट और रुकिएगा। ठीक है। तो ये आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, कि हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो ये भारत में रहा 19 महीने। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि उल्टे सीधे प्रश्न होंगे, क्योंकि ये एक बार में तो पेपर करवाएंगे नहीं, कई बार में पेपर कराएंगे, तो ये सब प्रश्न भी होंगे। ठीक है। इनके जो जल सेनापति क्या नाम है? निर्याकस, निर्याकस। ठीक। तो मेरे ख्याल से सिकंदर में बस इतना पर्याप्त है ना। यहाँ पर एक फैक्ट और देख लीजिए, इसने भारत में 2 नगर स्थापित किए, 2 नगर। कौन से? एक तो निकैया, एक अपने घोड़े के नाम पे, बुकेफ्ला घोड़ा था उसके नाम पर 2 नगर इसने बसाए। ठीक, 2 नगर, बुकेफ्ला और निकैया। तो मेरे ख्याल से इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, ये आपका वनडे एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। नाम सिकंदर अलेक्जेंडर, 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया। पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय, गुरु का नाम अरस्तु, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, घोड़े का नाम बुकेफ्ला। व्यास नदी इसकी सीमा बनी, व्यास नदी को ये पार नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न आपके लिए। ठीक है, व्यास नदी। हालांकि वनडे एग्जाम में ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं। अरे कोई बात नहीं, अरे होगा, वो वाली स्थिति आती है। वैसे इंपॉर्टेंट ही है ये सब, है ना। पोरस से युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, लेकिन किस नदी के तट पर हुआ था? वितस्ता, झेलम के। ठीक है। कितने समय भारत में रहा? तो ये 19 महीने। जल सेनापति निर्याकस, 2 नगर बसाए, निकैया और बुकेफ्ला। अपना घोड़े के याद में उसने 2 नगर बसाए यहाँ पर। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा ही वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताइए। क्यों?
क्योंकि भाई हमारा आपका कम्युनिकेशन है, मैं तो बोल दे रहा हूँ, आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन कैसे पूरा होगा? मुझे पता चलना चाहिए आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कोई समस्या आ रही है, तो उसको बताइए, थोड़ा सा अपनी बात को कहिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात बताइए। तो इस वीडियो के भी विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। अगले वीडियो में हम लोग को धर्म वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो धर्म वाला पार्ट है वो पढ़ना है हम लोग को। आइए, धर्म में हम लोग ये देखेंगे कि वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, जिसे आप, इसमें जो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म, इसी को आप सनातन धर्म कहेंगे। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेद के हिसाब से चल रहा था, वेदों में जो लिखा है सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जहां पर आपको दो कुछ धर्म नए देखने को मिले? जैसे कि आपको जो देखने को मिला वो जैन धर्म। भाई अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो ये दूसरी नई चीज़ कहाँ से आ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? बौद्ध धर्म, फिर जैन बौद्ध का जन्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहीं पर मुझे यहीं पर बताना होगा वैष्णव। मैं समझिए कि यहीं पर मुझे आपको वैष्णव भी पढ़ाना पड़ेगा, यहीं पर शाक्त, तो यहीं पर शैव। क्यों यहीं पर क्यों पढ़ाना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि आगे जो अब हम लोग पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, किसी भी वंश के बारे में, तो बताना पड़ेगा कि वो जैन धर्म को मान रहा है, कि बौद्ध धर्म को मान रहा है, कि वैष्णव को मान रहा है, कि शाक्त को, कि शैव को, किसको मान रहा है। ये सब हम लोग बताना पड़ेगा। इसलिए सभी धर्मों को हम लोग एक जगह यहीं पर पढ़ लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव धर्म का उदय भी इस समय हुआ, नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की आपकी यहाँ पर कलम की स्याही बदल दूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इनका जन्म भी यहाँ पर हुआ, नहीं, इनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, ये इनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है? ये बाद में इस तरीके से बट गए, लेकिन इनका जन्म तो बहुत पहले से हो चुका। ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी जो धर्म है, उसका ही कहीं ना कहीं उसी से प्रस्फुटित आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग वैष्णव, शैव, शाक्त यहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका उदय भी इसी समय हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। उदय तो आप शुरुआत से देख रहे हैं, ठीक है? ये अलगाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वैष्णव, शैव और शाक्त मैं यहीं पर आपको बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पर जैन और बौद्ध की जो उत्पत्ति है वो क्यों हो रही है, ये हम लोग पहले पढ़ेंगे। और क्योंकि सिर्फ रखने वाला काम तो है नहीं, देखेंगे हम लोग कि ब्राह्मणी व्यवस्था सब कुछ सही चल रहा था, तो आखिर इनके जन्म के क्यों हुआ, इसके उद्भव के क्या कारण थे। अगर मोटा मोटी मैं आपसे चर्चा करूं तो ये समझिए कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कृषि से परिचित हो चुके थे लोग उत्तर वैदिक काल में। कृषि बढ़ रही है, अधिशेष उत्पादन बढ़ रहा है, राज्य अपना विस्तार कर रहा है, जमीन का विस्तार कर रहा है, और राज्य विस्तार कर रहा है, ठीक है? और राज्य विस्तार करने में राजा क्या कर रहा है? सैनिक रख रहा है। जो सैनिक वर्ग है वो क्षत्रिय वर्ग से ज़्यादातर लोग हैं। और जो धर्म मैंने आपको बताए थे, ब्राह्मणों के 6 काम बताए थे, कौन कौन से? दान, शिक्षा और यज्ञ, करना और कराना, करना और लेना और देना, करना और कराना, 6 काम है ब्राह्मण के। तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था कैसे आप देखेंगे कैसे कठिन होती चली गई, कैसे कठिन होती चली गई। सम्मान में कैसे, सम्मान के लिए कैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण संघर्ष देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो क्षत्रिय कुल से आपको देखने को मिलते हैं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ठीक है? इसके पहले भी कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूरन कश्यप का अगर आपने पाठ कभी पढ़ा हो, अक्रियावाद पढ़ा हो, है ना,
तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। बस इतना समझिए कि इस व्यवस्था में जो टैक्स पेयर था, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू दे रहा था वो कौन? ब्राह्मण, सॉरी वैश्य। वैश्य सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा था? ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भार भी इसी पे था। कैसा भार भाई? यहाँ पर यज्ञ कर्मकांड बढ़ते चले जा रहे हैं और यज्ञ के साथ साथ बलि भी बढ़ रही है। बलि से पशु का नुकसान हो रहा है। यज्ञ जो है साल साल भर के चल रहे हैं, साल साल भर चल रहे हैं, तो अनाज का भी नुकसान हो रहा है। और भी परिस्थितियां हैं तो जिनके सम्मिलित प्रभाव से आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय देखेंगे। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज को इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।